Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 16th of July 2023. तो गाइज आज है तारीख 16 जुलाई 2023 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स भी मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है मालदीव्स को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, फंडामेंटल राइट्स के अलावा हमारे भारतीय संविधान के कौन कौन से और ऐसे पार्ट्स हैं जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रोविजंस और प्रिंसिपल्स यानी प्रावधान और सिद्धांतों को दर्शाते हैं। नीचे आपको उन पार्ट्स के बारे में दिया गया है। नंबर 1 पार्ट प्रियम्बल, नंबर 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी, नंबर 3 फंडामेंटल ड्यूटीज़। नाउ अब इन तीनों पार्ट्स को देखते हुए नीचे आपको सही ऑप्शन बताना है। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से ऑप्शन नंबर ए बोलता है 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर ऑप्शन नंबर डी तीनों के तीनों पार्ट्स के अंदर ये चीज़ें मेंशन्ड है। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो हमारा प्लैनेट है वीनस, इसके ऊपर लाइफ की एक उम्मीद लगाई गई है कि इसके ऊपर लाइफ हो सकती है, जीवन हो सकता है। हम लोग मार्स के ऊपर तो लगातार कई सारी खोज कर चुके हैं, कई सारे एविडेंसेस फाउंड कर चुके हैं कि हाँ मार्स के ऊपर लाइफ तो हो सकती है, लेकिन अभी वीनस के ऊपर भी इसके ऊपर रिसर्चेस चल रही हैं, क्योंकि वीनस पर एक ऐसी चीज़ पाई गई है जिसके बेसिस पे लगातार आपने इस प्रकार के आर्टिकल्स पिछले 3 से 4 दिनों में पब्लिश होते हुए देखे होंगे। जैसे लाइव मिनट ने भी यहाँ पे पब्लिश किया है, क्या वीनस के ऊपर वाकई में लाइफ है। अच्छा, तो क्या एविडेंस मिला है, एक नया एविडेंस मिला है वीनस के अंदर फॉस्फीन का। तो वीनस के जो क्लाउड्स जो बादल है वहाँ पे फॉस्फीन पाया गया है। अब ये फॉस्फीन कैसे डिफाइन कर सकता है कि यहाँ पर लाइफ होगी, वो सब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इवन इकोनॉमिक टाइम्स ने भी यहाँ पे कवर किया है, एविडेंस ऑफ पोटेंशियल लाइफ ऑन वीनस फाउंड। क्या है मैटर, आओ चलो डिस्कस करते हैं। दोस्तों क्या है ना कि पृथ्वी से बाहर जो जीवन की संभावनाएं हैं, इनके मामले में जो मार्स है यानी जो हमारा मंगल ग्रह है, ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा ग्रह है हमारे सभी वैज्ञानिकों का। लेकिन उसके बाद जो वीनस है, अब वीनस भी यहाँ पर एक मजबूत दावेदार बनता चले जा रहा है। कुछ साल पहले जो कारफेड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर हैं, उन्होंने वीनस के वातावरण में, इसके एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन के सोर्सेज की खोज की थी। और जैसे यहाँ पर उनको फॉस्फीन के सोर्सेज मिले, पूरी तरह से हलचल मच गया इसके बारे में, क्योंकि फॉस्फीन कहीं ना कहीं लाइफ को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो वो जो हमारे रिसर्चर थे उन्होंने दावा किया कि पृथ्वी के बाहर ये जो वीनस है यहाँ पर भी लाइफ हो सकती है, और इस पर ये जो फॉस्फीन मिला है ये कहीं ना कहीं जीवन का एक संकेत हो सकता है। हालांकि काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बीच में उन्होंने डिबेट की इस टॉपिक को लेकर, तो उस समय पर ज़्यादा कुछ डिस्कशंस इसके हुए नहीं थे, क्योंकि काफ़ी एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर इस रिसर्च को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब जस्ट क्या हुआ है कि जो ये कारफेड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जेन ग्रीव्स, इनकी जो रिसर्च टीम है, इन्होंने 5 अलग अलग मौक़ों पर, ध्यान रखना 5 अलग अलग मौक़ों पर वीनस के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन को देखा है। एक बार देखा होगा तो यहाँ पर उसके बेसिस पर काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने खारिज कर दिया इसको, लेकिन अब 5 अलग अलग मौक़ों पर यहाँ पर इसको देखा गया है। इस वजह से ये वापस से न्यूज़ में आ चुका है कि हाँ फॉस्फीन तो वाकई में यहाँ पर प्रेजेंट है। और हमारे साइंटिस्ट ने 2020 में ही यहाँ पे जो वीनस के बादल हैं, जो वहाँ पे क्लाउड्स हैं, उसमें फॉस्फीन गैस को डिटेक्ट किया था। लेकिन इसके ऊपर अभी कई सारी और भी जगह पर, कई सारे और मौक़ों पर डिटेक्ट करने के बाद में जो एक कंफर्मेशन है वो यहाँ पर सेंड की गई है।
तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या वाकई में जो लाइफ है, जो जीवन है, वो वीनस के ऊपर एग्जिस्ट करता है? देखो, जो फॉस्फीन है वो पृथ्वी के ऊपर भी मिलता है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर जो ये फॉस्फीन आपको देखने को मिलेगा, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि हमारी पृथ्वी के अंदर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैं उससे एसोसिएटेड है। जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी चल रही है उस चीज़ से लिंक है, और वही फॉस्फीन वीनस पर पाया गया। इस वजह से यहाँ पर कई सारे साइंटिस्ट के अंदर एक्साइटमेंट आया है कि वाकई में जैसे अर्थ पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, वैसे यहाँ पर वीनस पर भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। नाउ अब पहले एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर ये फॉस्फीन एग्जैक्टली होता क्या है ये फॉस्फीन? क्वेश्चन आपसे बन भी सकता है। देखो, ये ना एक प्रकार का फॉस्फोरस एटम है, एक ऐसा एटम जिसके अंदर 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं, और ये फॉस्फोरस एटम बहुत घातक होता है, इंसान के लिए टॉक्सिक माना जाता है। जो हमारे रॉकी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, रॉकी प्लैनेट्स जैसे कि वीनस हो गया, अर्थ हो गया, यहाँ पर जो फॉस्फीन है ये बनता है कैसे? केवल और केवल लाइफ के थ्रू। केवल एक जीवन ही फॉस्फीन को बना सकता है, या तो वो इंसान होगा या तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रोब होगा, उसी के माध्यम से यहाँ पर ये फॉस्फीन बनेगा। तो वीनस और अर्थ पर फॉस्फीन केवल और केवल कैसे बन सकता है? एक जीवन के माध्यम से, चाहे वो एक ह्यूमन हो सकता है, ह्यूमन फॉस्फीन बना सकता है, या माइक्रोब बना सकता है। इसी वजह से जो ये फॉस्फीन का प्रेजेंस देखने को मिला है वीनस पर, ये कहीं ना कहीं लाइफ को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ, वीनस पर कहीं ना कहीं जो लाइफ है वो हो सकती है। और ये फॉस्फीन नेचुरली भी बनता है। कैसे बनता है? जो हमारी कुछ स्पीशीज़ हैं, जैसे एनारोबिक बैक्टीरिया हो गया, ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये भी यहाँ पर फॉस्फीन को प्रोड्यूस करते हैं। अब फॉस्फीन को प्रोड्यूस करने के लिए पृथ्वी पर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे मिनरल से फॉस्फेट को निकालता है। फॉस्फेट को निकालने के बाद में उसमें जो हाइड्रोजन है उसको ऐड करता है। ठीक है, ये तो आपके नेचुरल तरीके हो गए। अब दूसरा तरीका हो सकता है नॉन बायोलॉजिकल तरीका। एक तो बायोलॉजिकल तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे माइक्रोब और जो ह्यूमन है वो फॉस्फीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जब बात करते हैं नॉन बायोलॉजिकल मेथड की, तो इसमें कुछ इंडस्ट्रियल तरीके से फॉस्फीन का यूज़ किया जा सकता है। इवन एक केमिकल वेपन की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, उस वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर में फॉस्फीन को एक केमिकल वेपन की तरह यूज़ किया गया। फॉस्फीन आज भी मैन्युफैक्चर किया जाता है एग्रीकल्चर सेक्शंस के लिए भी। जो हमारा एग्रीकल्चरल एरिया है वहाँ पर कीटाणुओं को मारने के लिए फॉस्फीन का यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। कई प्रकार के और भी लैबोरेटरीज़ हैं, वहाँ पर भी फॉस्फीन का यूज़ होता है। तो इसका इंपॉर्टेंस आपने समझा। अब थोड़ा सा वीनस के बारे में भी जान लेते हैं, जो वीनस प्लैनेट है। अब जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा सन के सबसे करीब कौन सा ग्रह है? मरकरी। मरकरी के बाद दूसरा वीनस है ना। देन उसके बाद अर्थ, देन उसके बाद मार्स। तो मार्स के ऊपर तो कई सारी रिसर्चेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, मार्स के ऊपर कई मिशंस भी भेजे गए हैं, लेकिन अब हम लोग वीनस की बात कर रहे हैं। यानी कि सूर्य से गिनती करोगे तो मरकरी के बाद सीधा वीनस, यानी सूर्य से लगभग दूसरा प्लैनेट जो है हमारा वो वीनस है। ठीक है, और हमारी पृथ्वी का एक नेबर प्लैनेट भी है, जस्ट बिल्कुल पास में है, क्योंकि वीनस के बाद अर्थ है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर वीनस और अर्थ को दोनों को ट्विन्स भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि बिल्कुल सेम है देखने के लिए, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। हालांकि बस खाली जो डिफरेंस है वो ये है कि जो वीनस है वो हमारी पृथ्वी से थोड़ा सा छोटा है, और सन के अगर आप देखोगे तो सन के बाद यहाँ पर मरकरी, देन उसके बाद में यहाँ पर वीनस सेकंड प्लैनेट है हमारे सन से। अब जो वीनस है, ऑब्वियस सी बात है ये सन के थोड़ा ज़्यादा करीब है, तो इस वजह से यहाँ पर जो हीट है वो और ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी टॉक्सिक माना जाता है। इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो कभी कभी यहाँ पर जो हीट है वो 880 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी पहुँच जाती है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। ये हीट बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि एक लेड को पिघला सकती है, लेड को मेल्ट कर सकती है। इस वजह से हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, पूरे सौर मंडल में सबसे गर्म प्लैनेट, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट की कैटेगरी में वीनस को रखा जाता है। समझ गए? तो इसके बारे में ये सारी रिसर्चेस हो रही थी, जिसके बारे में मैंने आपके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर की है। लगातार ऐसे क्वेश्चंस बहुत लंबे समय से बनते हुए आए हैं, तो आपने इसके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। आगे कुछ और अपडेट्स निकल कर आएंगे जो कि आने वाएंगे, और हमारे द हिंदू में भी आएंगे, तो वो सारे अपडेट्स भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। आगे आते हैं। अच्छा, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है इसको नोट डाउन करना है, लिखना है इसके बारे में कुछ, तो प्रॉपर आपको पूरे जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, पूरे एविडेंस के बारे में, फॉस्फीन के बारे में, जो वीनस के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसके बारे में जो मैंने आपको पढ़ाया, यहीं से आपको सीधा सीधा पढ़ाया है। फॉस्फीन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, प्लस उसके बाद वीनस के बारे में कुछ की फैक्ट्स वगैरह जो मैंने अभी आपको टेम्परेचर वगैरह बताया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नोटेड डाउन मिलेंगी, और ये सब PDF में है, PDF से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगले आर्टिकल पर आता है। नेक्स्ट आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक कर पाओगे,
तो इंडिया और यूएई के बारे में डिस्कशन हो रहे हैं। अभी आपको पता होगा जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो फ्रांस गए थे। फ्रांस का जो 14 जुलाई को नेशनल फ्रांस डे था, उसके बेसिस पर यहाँ पे इंडिया के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया था। अब फ्रांस से जब वो लौट रहे थे तो लौटते वक्त यूएई भी यहाँ पर विज़िट करके आए हैं, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स। तो इसी वजह से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया के रिलेशंस के बारे में डिस्कशंस हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं स्पेशल तरीके से यहाँ पर इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया है। दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है, जो ट्रेड है, उसको और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उसके ऊपर एक मेजर फोकस किया है। और वो ट्रेड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारत और यूएई दोनों ने यहाँ पर कह सकते हो कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक एमओयू को साइन कर लिया है। और उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साइन करने का पर्पज़ है कि अब इंडिया और यूएई अगर कोई व्यापार करेंगे तो उस व्यापार के लिए अपनी लोकल करेंसीज़ का यूज़ करेंगे। जैसे यूएई दिरहम का यूज़ करेगा और इंडिया यहाँ पे रुपी का यूज़ करेगा व्यापार के लिए, ठीक है। तो जो अपनी देश की करेंसी है उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसा भी इंटरनेशनल ट्रेड अगर होता है तो वहाँ पर मैक्सिमम डॉलर का ही यूज़ किया जाता है, बट डॉलर से बचने के लिए ये अपनी करेंसी के अंदर व्यापार करने की शुरुआत कर रहे हैं। तो भारत ने कल के दिन और ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो अपना कदम है और ज़्यादा क्लोज़ कर लिया है रुपी को गल्फ़ रीजन में लॉन्च करने से। अभी खैर यूएई में लॉन्च हुआ है, उसके बाद फोकस रहेगा और भी कई सारी अरब कंट्रीज़ के अंदर में हम लोग यहाँ पे रुपी के और उनकी करेंसी के बीच में जो व्यापार है वो करा जाए, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इधर से हो गया प्लस यूएई का सेंट्रल बैंक हो गया, इनके बीच में यहाँ पर ये एमओयू साइन किया गया है। और इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है जो हमारे यूएई के प्रेसिडेंट हैं उनके सामने, हमारे प्रधानमंत्री भी थे, वहाँ के प्रेसिडेंट भी थे, जो ये विज़िट चल रहा था इस दौरान ये सारा काम किया गया। ये पहला एक ऐसा एग्रीमेंट होने वाला है जो कि एक तरफ हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दूसरी तरफ यूएई का सेंट्रल बैंक है, यूएई सेंट्रल बैंक। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, अपनी लोकल करेंसीज़ को प्रमोट करने का फोकस करेंगे। इस लोकल करेंसी से क्या होगा, जो भी व्यापार होगा प्लस अब व्यापार होने के बाद में जो भी इन्हें ट्रांजैक्शंस करने होंगे, एक दूसरे को पेमेंट्स करनी होंगी, वो पेमेंट्स ये लोकल करेंसीज़ में कर सकते हैं जो कि पहले डॉलर में किया जा रहा था। बाकी इसके अलावा 2 और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स साइन हुए हैं और वो 2 बाकी एमओयू जो साइन हुए हैं वो किस चीज़ को लेकर हैं कि दोनों देश आपस में जो इनका पेमेंट और मैसेज वाला सिस्टम है इसको भी इंटरलिंक करने वाले हैं, इसको भी जोड़ने वाले हैं। हमारे दोनों देशों के लीडर्स ने अपना जो कॉपरेशन है इसको और मजबूत करने की तरफ एक कदम उठाया है, क्योंकि इंडिया यूएई का व्यापार अपने आप में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला कंट्री है यहाँ पर, बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला व्यापार है किसी भी देश के साथ में इंडिया का, तो वो यूएई के साथ में है, रशिया के साथ में है। अभी मैं आपको कुछ नंबर से बताऊंगा कि किस प्रकार से व्यापार में एक बढ़ोतरी देखने को मिली है दोनों पर्टिकुलर कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, समझ गए। अब उसके आगे बताया जा रहा है कि मीटिंग के दौरान कौन कौन प्रेजेंट था, उनके नाम वगैरह दिए गए हैं, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एग्जामिनेशन के लिए जो खासकर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर आप स्क्रीन पर नीचे की साइड में देख सकते हो। क्या क्या इंपॉर्टेंट है समझते हैं। देखो अभी ना पिछले साल की बात है, 2022 में एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और यूएई के बीच में। उस एग्रीमेंट का नाम है सेपा, यानी कि कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा। तो ये एग्रीमेंट कब हुआ था एग्जैक्ट अगर मैं आपको तारीख बताऊं तो पिछले साल मई में हुआ था, 1 मई 2022 में। और अभी तो मई निकल चुका है, तो अभी जो 1 मई निकला है ना, यानी कि पूरा 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है इस एग्रीमेंट को हुए हुए। इस वजह से कुछ दिन पहले ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ था हमारे इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर में, जहाँ पर इनके व्यापार में जो बढ़ोतरी हुई है इसके बारे में समझाया गया, ठीक है। इस आर्टिकल की मदद से आप समझ सकते हो कि जो ये अभी एग्रीमेंट हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में लोकल करेंसीज़ को यूज़ करने का, इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है आगे, समझ गए। तो पिछले साल जो पहले एग्रीमेंट हुआ था सेपा, उसके बारे में जान लो। ये एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में सुना होगा। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में होता क्या है, मान लो 2 कंट्री हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंडिया और यूएई है, दोनों आपस में व्यापार कर रहे हैं। इंडिया काफ़ी सामान एक्सपोर्ट कर रहा है यूएई को, यूएई काफ़ी सामान एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, तो आपस में इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है। तो इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान यहाँ पर जो भी चार्जेस, ड्यूटीज़, एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं उन सबको माफ़ कर दिया जाता है। एक्स्ट्रा जो चार्जेस लगाए जाते हैं उन सबको माफ़ कर दिया जाता है, उन सबको ख़त्म कर दिया जाता है, जिससे जो व्यापार है वो और कम दाम में होगा और बेहतरीन तरीके से ग्रो करता हुआ नजर आएगा। मैं आपको रॉ शब्दों में, बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक प्रकार का ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है, जिसके माध्यम से व्यापार तो बढ़ेगा ही, सस्ता हो रहा है व्यापार भी बढ़ेगा, प्लस इन्वेस्टमेंट भी आपस के देशों में इंक्रीज़ होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इवन यहाँ पर ये जो कॉपरेशन एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ये थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में होता है हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कंपैरिजन में।
अब इंडिया और यूएई के बीच में जो ये सेपा एग्रीमेंट हुआ था, ये अपने आप में एक हिस्टोरिक था, लैंडमार्क ट्रेड एग्रीमेंट था, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है, गुड्स सर्विसेज, बाकी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को लेकर ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो किए हैं। ये एग्रीमेंट वैसे 1 मई 2022 में हुआ था और अभी 1 साल से ज़्यादा यहाँ पर इस एग्रीमेंट को हुए वे हो चुके हैं। इस एग्रीमेंट को करने के पीछे का पर्पज़ क्या था? पर्पज़ ये था कि इंडिया और यूएई का जो बायलैटरल ट्रेड है, इनका जो व्यापार है, वो $100 बिलियन को क्रॉस करवाया जाए। तो जो गुड्स का व्यापार हो रहा है उसमें $100 बिलियन हम क्रॉस करें आने वाले 5 सालों में, और जो सर्विसेज का ट्रेड हो रहा है उसमें $15 बिलियन को क्रॉस करें आने वाले समय पर। तो आपस में व्यापार को मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों ने पिछले साल साइन किया। अब ये हकीकत वाली जो बात है कि इंडिया यूएसए के बीच में, यूएई के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस है, व्यापार के जो संबंध है, वो एग्जैक्टली कहाँ पर स्टैंड करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, जब बात करते हैं ट्रेड की, तो यूएई कहीं ना कहीं इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अब ये 2-3 महीने पहले का डेटा है, देखना वैसे आपको अभी यूएई देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट नंबर पर यूएसए है, उसके बाद चाइना है, चाइना के बाद 3rd नंबर पर यूएई है, जिसके साथ में इंडिया सबसे ज़्यादा व्यापार करता है। तो यूएई 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत के साथ में। इस वजह से जो ये लोकल करेंसीज़ का यूज़ करने का डिसीजन लिया गया है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा, आपस में व्यापार को और मजबूत करेगा, रिलेशंस को तो मजबूत करेगा, प्लस यहाँ पे हमारी करेंसीज़ को भी प्रमोट करेगा। उसके अलावा दोनों देशों का जो बायलैटरल ट्रेड टर्नओवर है, 2021 में जो टोटल व्यापार हुआ था वो $68.4 बिलियन का हुआ था। उसके बाद जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है यूएई की साइड से, वो भी काफ़ी अच्छा आता है इंडिया में। यूएई आज के समय पर भारत में 7वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, निवेशक है। यूएई की साइड से अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2022 तक, इन कुछ सालों में जो यूएई की साइड से एफडीआई आया है, वो लगभग $15,179 मिलियन का आया है। अब ये दोनों देश आपस में व्यापार करते हैं किन चीज़ों का? काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब एक्सपोर्ट क्या होता है? देखो, मेजर जो एक्सपोर्ट इंडिया की साइड से यूएई में होता है, वो होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स ज्वेलरीज, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट, केमिकल्स, आयरन, स्टील, टेक्सटाइल, गारमेंट, सीरियल्स, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स। तो ये चीज़ें इंडिया यूएई भेजता है। अब इंपोर्ट क्या करता है? अब यूएई से भारत खरीदता क्या है? मेजर इंडियन इंपोर्ट्स क्या हैं? तो उसमें कच्चा तेल हो गया, गोल्ड हो गया, पर्ल्स हो गए, प्रीशियस स्टोन हो गए, मेटल ओर्स हो गया, मेटल स्क्रैप, केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और वगैरह वगैरह चीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। नाउ अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये इंडिया यूएई के बीच में सेपा एग्रीमेंट हुआ था, ये इस एग्रीमेंट ने इनके व्यापार के रिलेशंस में किस प्रकार के इम्पैक्ट डाले हैं? अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। अगर हम दोनों देशों के व्यापार को देखें तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया, क्योंकि पिछले साल एग्रीमेंट हुआ और इस साल का डेटा देखें 2022-23 के अंदर में, तो ये व्यापार दोनों देशों का इंक्रीज़ हुआ है। $72.9 बिलियन से बढ़कर ये व्यापार $84.5 बिलियन तक पहुंच गया। 16% का ग्रोथ नज़र आया है। भारत का जो एक्सपोर्ट है यूएई के प्रति, वो एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ हुआ है। पहले $28 बिलियन का एक्सपोर्ट हम करते थे, फिर हमने यहाँ पर बढ़ाकर $31.3 बिलियन का किया। तो एक्सपोर्ट में भी 11.8% का ग्रोथ देखने को मिला है, ठीक है। और यूएई के साथ ही हमारा जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो भी इंक्रीज़ हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सपोर्ट ग्रोथ में मिनरल फ्यूल्स, जैम ज्वेलरीज, ऑटोमोबाइल, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मेजरली एक्सपोर्ट की हैं। समझ गए? तो ये डेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डेटा आपको डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी हेल्प कर सकता है। जो मैंने आपको ट्रेडिंग पार्टनर और ये सारी चीज़ें बताई थी, उस केसेस में क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर मेंस में अगर पूछा जाएगा इंडिया यूएई के रिलेशंस के बारे में, तो आपके पास में एक अच्छा तरीका है लिखने का। एक मेन कंटेंट है आपके पास में, सारे फैक्ट्स के साथ में आप सारी चीज़ों को लिख सकते हो। समझ गए? चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी और इम्पॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन है। आप चाहते हो पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना, तो आप इस हमारे चैनल वाले पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने पर आपको वहाँ पे डेली करंट नोट्स के पीडीएफ्स, उसके अलावा बाकी सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको फॉस्फीन के बारे में पढ़ाया, तो वहाँ पे कुछ अलग से डेटा दिखाया था स्क्रीन के नीचे की साइड में। अभी मैंने आपको इंडिया यूएई के रिलेशंस पढ़ाए, तो न्यूज़ तो अलग है, लेकिन न्यूज़ से हटकर कुछ चीज़ें हैं वो स्क्रीन पर नीचे की साइड में आपको प्रोवाइड करवाई गई। इस प्रकार से जो मैं आर्टिकल हर एक डिस्कस करता हूँ, वहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेटा नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाता हूँ, जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सारा डेटा आप लोग यहाँ पर 8 पेड ग्रुप के ज़रिए भी ले सकते हो, पा सकते हो। उसके लिए केवल आपने यहाँ पर जो अमाउंट पे करना है वो ₹499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, हमेशा के लिए। कोई दोबारा सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है, 1 साल बाद 2 साल बाद कुछ नहीं, केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका ₹499 का। इस ग्रुप के बारे में और डिटेल से जानना है, ग्रुप अंदर से दिखता कैसा है, पीडीएफ्स कैसी हैं, सारे कुछ सैंपल के तौर पर चेक करना है, तो इस ग्रुप के लिंक का जो पूरा
पोस्ट है वो मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दिया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करोगे, वहाँ पे आपको पेड ग्रुप डेमो वीडियो लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करोगे, आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाएगी। उस वीडियो से सब कुछ आप देख सकते हो। फिर उसके बाद में अगर आपने ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है और 8534873368 इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर देना कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। आपको वहाँ से मैसेज आएगा और सारे के सारे प्रोसेस आपको समझा दी जाएगी, पेमेंट्स का प्रोसेस सब कुछ आपको उस मैसेज में मिल जाएगा और जिसके बेसिस पर आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है। बाकी दोस्तों मैं आपसे जो हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नौ आते हैं आज के न्यूज़पेपर के सबसे इम्पॉर्टेंट पेज के ऊपर, वो है साइंस एंड टेक का पेज। देखो संडे का जो न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट जो होता है दोस्तों, वो कुछ खास नहीं होता है, क्योंकि आज एडिटोरियल भी नहीं आते, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट भी नहीं आता, तो हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि साइंस वाला सेक्शन आता है। साइंस के साथ साथ हमारा फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन का पेज भी आता है, जो कि इसका अगला पेज होता है। तो दोनों पर आज कुछ अच्छे आर्टिकल हैं। यहाँ पर भी हमेशा अच्छे आर्टिकल नहीं आते, लेकिन आज अच्छे आर्टिकल हैं, तो पढ़ना भी ज़रूरी है। सबसे पहले आर्टिकल आप ये देख पाओगे, जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के सेक्शन के साथ में इस आर्टिकल को लिंक किया जा सकता है। क्या बात किया जा रहा है? अनएथिकल टू कंटिन्यू यूजिंग पोलियो कॉजिंग ओरल वैक्सीन्स। देखो होता क्या है, जब किसी को पोलियो होता है, ठीक है, अब समझते हैं यार उसने वैक्सीन नहीं पिया होगा, या जो पोलियो की दवाई होती है वो यहाँ पर नहीं पी होगी, है ना। पोलियो की दवाई वगैरह पिलाई जाती है बचपन में ही, बच्चों को याद होगा, सबने पी होगी। अब क्या हो रहा है, कुछ पोलियो वाली जो वैक्सीन है वो कुछ इस प्रकार की हैं जिसकी वजह से पोलियो हो जाता है। कुछ ऐसी वैक्सीन भी हैं। तो वैक्सीन के कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं लोगों के ऊपर में, कुछ बुरे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिले हैं। और ख़ासकर जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, ये कहीं ना कहीं ये जो पोलियो वैक्सीन है क्या कर रही है, टाइप 2 वाला पोलियो वायरस लोगों में फैला रही है। तो वो उसको हम लोग बोलते हैं VAPP। VAPP का मतलब है वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस, जो कि वैक्सीन से ही यहाँ पर एसोसिएटेड एक बीमारी आपको देखने को मिलेगी। अब होता क्या है कि वाइल्ड पोलियो वायरस का जो लास्ट केस निकल कर आया था टाइप 2 वाला, देखो अब पोलियो वायरस में भी अलग अलग प्रकार के इसके टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो जो टाइप 2 वाला पोलियो वायरस था ना, ये आखिरी बार अक्टूबर 1999 में रिपोर्ट किया गया, 1999 में। फिर उसका बताया गया कि जो ये वैक्सीन से एसोसिएटेड ये पोलियो जो हुआ है लोगों को, इस प्रकार के 40% केसेस नज़र आए हैं। और वो 40% केसेस भी अगेन टाइप 2 वाला जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, टाइप 2 वाले पोलियो को ठीक करने के लिए एक वैक्सीन पिलाई जाती है, वैक्सीन दी जाती है, बेसिकली टाइप 2 ओरल वैक्सीन। तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा पोलियो होते हुए नज़र आए हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, ये बताया गया। अब कुछ डेटा अवेलेबल है, पिछले कुछ सालों का डेटा यहाँ पर दिया गया है। उसमें रिवील किया गया है कि जो ये वैक्सीन से होने वाला पोलियो है ये बढ़ता चले जा रहा है। 181, 129, 109 इतने केसेस निकल कर आ रहे हैं। 181 1999 में निकल कर आया था, फिर उसके बाद में 129 2000 में, फिर उसके बाद में यहाँ पर 109 2001 में। इस प्रकार के केसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ केसेस ऐसे जो कि अननोटिस्ड है, जिसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया गया है। और इस प्रकार के केसेस 2018 में और बढ़ गए। 2018 में कह सकते हो 251 केसेस निकल कर आए हैं 15 देशों से। फिर 2019 में 1081 केसेस निकल कर आए हैं 26 देशों से। फिर उसके बाद में यहाँ पर 2020 में आप देखोगे, ये मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद 2021 में 682 केसेस देखने को मिले, 2022 में 675 केसेस देखने को मिले। तो ये जो बीमारियाँ हो रही हैं पोलियो की, ये कहीं ना कहीं इस वैक्सीन की वजह से हो रही है। उसके बारे में जो ये इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की गई है। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ एडवर्स इफेक्ट, कुछ ना कुछ कमियां आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो VDPV है ये एग्जैक्टली है क्या, यानी वैक्सीन से पोलियो वायरस हो रहा है, ये क्या है मैटर, इसको समझते हैं। देखो जो हमारा पोलियो वायरस होता है ना, ये एक इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, उसके बॉडी में पैरालिसिस भी लेकर आ सकता है, उसका जो दिमाग है सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको भी अफेक्ट कर सकता है, कभी कभी इंसान की जान भी ले सकता है ये पोलियो वायरस। तो इसके लिए वैक्सीन दी जाती है। अब वैक्सीन में क्या होता है, इसी पोलियो वायरस का जो स्ट्रेन है वो यूज़ किया जाता है। बोलते हैं ना लोहा का लोहा काटता है, तो वैसे यहाँ पर वायरस को वायरस काटता है। अब कोरोना वायरस की जो वैक्सीन आपने पी थी, है ना, अब वायरस को मारने के लिए भी वायरस यूज़ किया था, वो वायरस ही आपको पिलाया गया। लेकिन वो वायरस जो पिलाया गया, वो जो वैक्सीन दी गई, वो जो दी जाती है अभी वैक्सीन, उसमें भी वायरस ही होता है, लेकिन वो इनएक्टिवेट होता है, वो इनएक्टिवेट होता है, ध्यान रखना है।
तो ये जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पोलियो वायरस के स्ट्रेन ही तो होते हैं, ये पोलियो वायरस ही तो है, लेकिन इसको इनएक्टिवेट कर दिया गया है। अब इनएक्टिवेट करने के बाद में आपके बॉडी में जाएगा, ये जैसी बॉडी में जाएगा क्या होगा, ये पोलियो वायरस के प्रति एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी के अंदर बन जाएंगी, है ना। कोई वायरस जाता है तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो ये जाएगा, ये हमारे बॉडी के अंदर में एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगा ताकि हमारी एंटीबॉडीज़ तीनों प्रकार के वायरस से लड़ सके। तो बॉडी में एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने का एक मेन तरीका यही है कि वायरस को बॉडी के अंदर डाला जाए, लेकिन वो इनएक्टिवेटेड वायरस होना चाहिए, ठीक है। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, ये एंटीबॉडीज़ पूरी तरह से वायरस के स्प्रेड को रोक देती हैं। अब ये वायरस आपकी बॉडी में फैलने से रुक जाता है। अब किसी को वायरस हो गया, वैक्सीन लगवाई तो उससे ठीक कैसे हुआ, क्योंकि आपके बॉडी में वायरस पहुंचा, इनएक्टिवेटेड वाला आपके एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस किया, वो एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में वायरस से लड़ रही होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक तो आईपीवी मतलब ये हमारा इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। दूसरी तरफ ओपीवी वाली होती हैं, ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि यहाँ पर ओरली पिलाई जाती हैं। और इस वाले ओपीवी के अंदर में जो पिलाई जाती हैं वैक्सीन, इसमें भी वीकेंड वैक्सीन वायरस होता है, ठीक है। इसमें भी वायरस का यूज़ किया जाता है, लेकिन वो वायरस थोड़ा सा कमज़ोर होता है। बस क्या है, आपकी बॉडी में जाएगा, आपके इम्यून रिस्पॉन्स को जो है राइज कर देगा, आपके इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने का काम करेगा। और जब एक बच्चा इम्यूनाइज हो जाता है, जब एक बच्चे का इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाता है इस ओरल पोलियो वैक्सीन से, तो जो ये वीकेंड वायरस, जो इस वायरस का यूज़ किया गया इस वैक्सीन के अंदर में, तो ये वायरस क्या करेगा, बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में जाकर यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, एंटीबॉडीज़ को डेवलप करने का काम करेगा बच्चे के अंदर। और इसी समय पर जब ये एंटीबॉडीज़ को बढ़ा रहा होता है, इसी समय पर जो ये वैक्सीन वायरस है ये यहाँ पर एक्सक्रीट भी होता है, यानी जो ये वैक्सीन है वायरस को उगल भी रही होती है, इसी समय पर वायरस भी निकल रहा होता है। और जब ये वायरस बॉडी से बाहर निकल रहा होता है तो इसके फैलने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। इसके फैलने के चांसेस होते हैं, यानी कि इसके मरने से पहले, इस वायरस के मरने से पहले हो सकता है ये दूसरे कम्युनिटी के अंदर में फैल जाए। और ऐसा जो रेयर ओकेजन है, इस रेयर ओकेजन पर जो पॉपुलेशन है उसको, जो कि खासकर अंडर इम्यूनाइज्ड है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छे लेवल पर नहीं पहुंची है, ठीक है, तो क्या है, ये जो एक्सक्रीटेड वायरस है ये उनको अफेक्ट भी कर सकता है। समझ गए, ये एक्सक्रीटेड वायरस, जो ये वायरस उगल कर निकल कर आया है बॉडी से बाहर, ये वायरस कहीं ना कहीं सर्कुलेट हो सकता है और उसके बाद यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है लंबे समय तक। और जितना लंबे समय सर्वाइव करेगा वो वायरस और ख़तरनाक हो जाएगा। हो सकता है आने वाले समय पर उस वायरस में कोई चेंजेस हो जाएं। ऐसा होता है, जैसे आपने कोविड-19 में देखा, कोरोना वायरस स्टार्टिंग में आया थोड़ा हल्का था, इसके अंदर वायरस में रहते रहते कुछ चेंजेस होने स्टार्ट हो गए, कुछ ऐसे जेनेटिकल चेंजेस हुए जिसकी वजह से वायरस बीच बीच में काफ़ी खतरनाक हो गया, नए नए खतरनाक वेरिएंट्स निकल कर आए। समझ गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये वैक्सीन है इनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। उसके बाद आता है वीडीपीवी, ये जो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस है, यानी वैक्सीन की वे इस प्रकार की वैक्सीन का यूज़ कर रहे हैं ताकि पोलियो को ख़त्म कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी बहुत सारे जो बच्चे हैं आज के समय पर, उनकी लाइफ के ऊपर अफेक्ट पड़ रहा है। जो ये कमज़ोर वायरस है जो इन वैक्सीन्स के अंदर अवेलेबल है वो उनको दिया जाता है ताकि यहाँ पर उनको बचा सकें। लेकिन इन्हीं वायरस की वजह से जो बाकी जो इमीडिएट कम्युनिटी होती है, बाकी सारे जो लोग रह रहे होते हैं जो अंडर इम्यूनाइज्ड है, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में, इसके कुछ कंसर्न्स के बारे में यहाँ पर समझाया गया। अब उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा पोलियो के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पोलियो क्या है? पोलियो एक डेडली वायरस इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से होता है जो कि डायरेक्टली हमारे दिमाग को, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। यहाँ पर 3 प्रकार के आपको पोलियो वायरस स्ट्रेन्स देखने को मिलते हैं। वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। जैसे मैंने आपको इसके बारे में बताया था, टाइप 2 जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है। उसके बाद जितने भी स्ट्रेन्स आपको देखेंगे सबकी अपनी अपनी पहचान है और इस वजह से अलग अलग यहाँ पर कारण भी हैं, प्लस इनके अलग अलग इलाज भी है। कभी कभी यहाँ पर इनको अलग अलग पहचान करने के बाद अलग अलग प्रकार से ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। नाउ ये जो पोलियो वायरस है ये ट्रांसमिट हो सकता है पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, मल के रास्ते से, है ना, बाकी और दूसरे रास्ते से यहाँ पर ये फैल सकता है। ये फेकल ओरल रूट थोड़ा सा यहाँ पे अलग से आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर एक इंसान को पोलियो वायरस हुआ है, उसने कहीं पर मल किया, उस पर मक्खी बैठी, फिर जाकर वो फूड पर बैठने लगी, फिर वो कंजम्पशन किसी और इंसान ने किया, उसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ये पोलियो वायरस है वो ट्रांसमिट हो सकता है, फैल सकता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। उसके अलावा लार्जली आप देखोगे तो ज़्यादातर जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको ये अफेक्ट करता हुआ नज़र आता है। और ये वायरस जाकर पेट में जाकर, हाथों में जाकर मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और बढ़ते बढ़ते हमारे सीधा दिमाग को, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और कभी कभी पैरालिसिस भी यहाँ पे हो सकता है इसकी वजह से। फिर
बात आती है सिम्टम्स की, लक्षण क्या देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर लोगों में जो ये पोलियो उनको बीमार नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों में कभी कभी कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे बुखार हो जाना, थकान बहुत ज़्यादा होना, सर में दर्द होना, हाथ पैर में दर्द होना, है ना। और जो कुछ रेयर केसेस होते हैं वहाँ पर जो पोलियो इन्फेक्शन है वो कहीं ना कहीं हमारे मसल फंक्शन को, जो मसल का मेन काम है, उसी के ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है। उसकी वजह से लॉस होने लगता है, यानी कि पैरालिसिस होना स्टार्ट हो जाता है। और ये पोलियो कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है जब कुछ हमारी ऐसी मसल्स होती हैं जो कि सांस लेने में मददगार साबित होती हैं। वो मसल्स जब ब्लॉक हो जाती हैं, उन मसल्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, वो मसल्स पैरालाइज हो जाएंगी, तो डायरेक्टली यहाँ पर इंसान की मौत भी हो सकती है, या फिर डायरेक्टली ब्रेन के ऊपर इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसकी वजह से भी जान जा सकती है। अब इसका प्रिवेंशन या क्योर क्या है, तो यहाँ पर कुछ वैक्सीन है। ओपीवी वैक्सीन सबसे पहले, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा ही है कि भाई इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। यह है ओरल पोलियो वैक्सीन। ये वैक्सीन दी जाती है, इसका जो प्राइमरी 3 डोजेज़ आपको देखने को मिलेंगे 6, 10 और 14 सप्ताह में यहाँ पर दी जाती है। फिर इसका एक 1 बूस्टर डोज भी दिया जाता है 16 से 24 महीने में। तो इस प्रकार की पोलियो की वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाती हैं। उसके बाद इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन यानी IPV भी आपको देखने को मिलेगा। दोनों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि दोनों में किस प्रकार से यहाँ पे हम लोग वायरस के स्ट्रेन का यूज़ करते हैं। तो IPV वाली जो है ये एक एडिशनल डोज है, यानी आपको पोलियो वैक्सीन लग गई है, उसके अलावा एक एडिशनल डोज आप कह सकते हो, ये 3rd डोज है डिप्थीरिया, पोर्टोसिस एंड टीटनेस की। ठीक है, ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर में लगाई जाती है। बाकी इंडिया और पोलियो का आपस में क्या कनेक्शन, इसको समझते हैं। देखो, वैसे तो भारत को पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन मिल चुका था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से 2014 में, कि भारत के अंदर में अब पोलियो का कोई केस नहीं है। क्योंकि 2014 से पहले जो स्टार्टिंग के 3 साल थे, 11, 12, 13, इन 3 सालों में पोलियो के 0 केसेस निकल कर आए, जिसकी वजह से 2014 में यह सर्टिफिकेशन दिया गया। यह अचीवमेंट काफ़ी बड़ी सक्सेस दर्शाता था हमारी। और देखने को ये मिला कि जो लास्ट जो केस निकल कर आया था वाइल्ड पोलियो वायरस का हमारे देश में, वो 13 जनवरी 2011 में था। उसके बाद यहाँ पर वाइल्ड पोलियो वायरस का कोई केस निकल कर नहीं आया। अब उसके बाद पोलियो को ख़त्म करने के लिए, इसको कम करने के लिए कई सारे जो तरीके हैं वो अपनाए जा रहे हैं दुनिया भर में, हमारी अलग अलग इंटरनेशनल बॉडीज़ के थ्रू, प्लस हमारी कुछ कंट्रीज़ के थ्रू। जैसे अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पर, दुनिया भर में, तो ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया। ये इनिशिएटिव 1988 में स्टार्ट किया गया था, और जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने यहाँ पर इसकी शुरुआत की। आज के समय पर जो हमारी पूरे दुनिया की पॉपुलेशन है, 80% जो पॉपुलेशन है वो आज के समय पर सर्टिफाइड पोलियो फ्री रीजन में रह रही है, जहाँ पर पोलियो वाली बीमारी आपको नहीं देखने को मिलेगी। एस्टिमेटेड बताया जा रहा है 1.5 मिलियन जो चिल्ड्रन हैं, इनकी डेथ यहाँ पर रोकी गई है। इनकी जो डेथ है, इनकी डेथ को कह सकते हो रोक दिया गया, या फिर डेथ होने से इनको बचाया गया, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से जो इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट की गई। उसके बाद पोलियो के बारे में और जानकारी फैलाने के लिए हम लोगों ने वर्ल्ड पोलियो डे को जो ऑब्ज़र्व करना है वो शुरुआत की, स्टार्ट किया। तो हर साल 24 अक्टूबर को हम वर्ल्ड पोलियो डे भी ऑब्ज़र्व करते हैं, ताकि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें, सतर्कता बनाई रखी जा सके इस डिज़ीज़ के बारे में, क्योंकि डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो ये दुनिया भर के इनिशिएटिव थे। बाकी इंडिया के लेवल पर भी कई प्रकार के इनिशिएटिव स्टार्ट करे गए, जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। इसको स्टार्ट किया गया था अपने एक ऑब्जेक्टिव के साथ में कि हम लोग क्या करेंगे, 100% कवरेज करेंगे ओरल पोलियो वैक्सीन का। उसके अलावा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 स्टार्ट किया गया। ये हमारे पूरे देश के अंदर में इम्यूनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हुआ, इसको 1985 में लॉन्च किया गया था, है ना। इस प्रकार से कई सारे और भी प्रोग्राम स्टार्ट करे गए थे। ये मैंने आपको डिटेलिंग्स प्रोवाइड करवा दी हैं, एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में भी अगेन एक और बीमारी की बात की जा रही है, डायरिया की। जब लूज़ मोशन हो जाते हैं और एक दिन में 3-3, 4-4 बार लूज़ मोशन हो रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से बॉडी में लिक्विड की कमी हो जाती है। तो ये जो नया डायरिया है, यानी कि डायरिया के भी आप देखोगे तो अलग अलग प्रकार से डायरिया होता था। एक नया पैथोजन था पहले, अब क्या हो रहा है, एक पुराना पैथोजन था, अब एक नया पैथोजन पाया गया है, जिसकी वजह से डायरिया के केसेस निकल कर आ रहे हैं। तो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। 3 साल का सर्विलेंस हुआ, 3 साल की यहाँ पर पूरी तहकीकात की गई। मार्च 2017 से 2020 तक पूरी निगरानी रखी गई कोलकाता के अंदर में। अब क्या होता है, कोलकाता में यहाँ पर एक अमीबा पाया जाता है। और वो अमीबा क्या होता है ना कि पहले तो वो कोई भी प्रकार का डायरिया नहीं बनाता था ह्यूमंस के अंदर में, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके क्या हो गया है, वो अमीबा डायरिया बनाने लगा है लोगों में डायरिया वाली बीमारी प्रोड्यूस करने लगा है। तो जो पूरा का पूरा रिसर्चर का टीम है, कोलकाता बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलरा एंड एंटेरिक डिजीज़, वो जो बॉडी है, वहाँ पर देखने को मिला कि एक लौता अमीबा है
उस अमीबा का नाम है एंटा अमीबा मोस्कोवस्की। क्या नाम है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एंटा अमीबा मोस्कोवस्की। तो ये अमीबा पैथोजेनिक टर्न हो चुका है, पैथोजेनिक में बदल चुका है, अब ये घातक हो चुका है। ये अमीबा क्या कर रहा है, लोगों में इन्फेक्शन फैलाने का काम कर रहा है, लोगों में डायरिया को प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। तो जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्चर्स ने कुछ डायरियल के जो पेशेंट हैं जिनको डायरिया हुआ है, उनका जो स्टूल है, उनका जो मल है, उसके सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करें, उनके सैंपल्स की स्टडी की है और बताया गया कि पहले जो ये डायरिया हुआ करता था वो ई हिस्टोलिटिका वाले इन्फेक्शन की वजह से हुआ करता था, है ना। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर एक नया आ चुका है, एक नया पैथोजेनिक आ चुका है जिसका नाम है एंटोमीबिया मोस्कोवस्की। तो अब इसकी वजह से यहाँ पर एक नया पैथोजेनिक यहाँ पर ये निकल कर आ चुका है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ये बीमारियाँ हैं, ये जो खासकर डायरिया है वो फैलता हुआ नज़र आ रहा है। डायरिया एक बहुत खतरनाक बीमारी है। ये कैसे हो सकती है, बैक्टीरिया, वायरस या अमीबा पैथोजेंस की वजह से हो सकती है। स्टडी निकल कर आई है, उसके अंदर यहाँ पर बताया गया है कि डायरिया की वजह से कई सारे बच्चों की जान चली जाती है। इवन यहाँ पर आप देख पाओगे बच्चे जिनकी उम्र 5 से 12 साल होती है, इनके अंदर सबसे ज़्यादा खतरा होता है इस डायरिया का। अब पूरा सिनेरियो क्या है डायरिया को लेकर, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में और डिटेल प्रोवाइड करवाऊंगा अलग से, जो कि आप थोड़ा बहुत नोट डाउन कर सको, एग्जामिनेशन में आपसे अगर कुछ पूछा जाए तो आप आराम से उसके बारे में बता सको। ठीक है, चलो। तो डायरिया को डिफाइन किया गया एज द पैसेज ऑफ 3 और मोर लूज और लिक्विड स्टूल्स पर डे। एक दिन में जब 3 से 4 बार यहाँ पर लूज मोशंस हो रहे हैं, लिक्विड स्टूल चल रहा है, तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं डायरिया की कैटेगरी में आता है कि एक इंसान को डायरिया हो गया अगर उसके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है। तो जैसा नॉर्मल दिन होता है, नॉर्मल दिन के कंपैरिजन में कोई इंसान ज़्यादा बाथरूम जाने लगता है, ज़्यादा उसको लूज मोशंस हो रहे हैं, तो वह डायरिया वाली कैटेगरी में आता है। सबसे बड़ा खतरा डायरिया का क्या है, इससे बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगता है, सारा पानी स्टूल के माध्यम से बॉडी से निकलने लगता है। और इस डायरियल एपिसोड के दौरान आप देखोगे पानी, उसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ये सारे बॉडी के अंदर में से लिक्विड स्टूल की वजह से निकलने लगते हैं। वॉमिट की वजह से, स्वेट की वजह से, यूरिन की वजह से, ये सारे के सारे जो हमारे बॉडी के अंदर में खासकर वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो सब खत्म होने लगते हैं। और डिहाइड्रेशन तब होता है जब हम यहाँ पर डिहाइड्रेशन मतलब हमारे बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखते हैं। अब किसी को डायरिया है, वो प्रॉपर हाइड्रेशन में रह रहा है, तब भी यहाँ पर पानी का पी रहा है, लिक्विड कंजम्पशन बराबर कर रहा है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर संभल सकता है। लेकिन डायरिया की प्रॉब्लम यही है कि अगर कोई अपना पानी का कंजम्पशन कर भी नहीं रहा है, हाइड्रेट अपने आप को नहीं रख रहा है और उधर से डायरिया भी हुआ है इसको, तो बॉडी में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है। अब डायरिया को लेकर कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, वो क्या बोलता है मैं आपको समझाता हूँ। ये जो बीमारी है, ये बीमारी कह सकते हो जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं ना, उनमें दूसरी जानलेवा बीमारी है ये। हर साल डायरिया की वजह से 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे जो मैं हैं उनकी बात कर रहा हूँ, हर साल लगभग 5,25,000 बच्चों की मौत होती है। इतने बड़ा नंबर, 5,25,000 चिल्ड्रन की डेथ होती है जिनकी 5 साल से कम उम्र है। रीज़न डायरिया। और दुनिया भर में आप देखोगे तो 1.7 बिलियन, मिलियन नहीं, 1.7 बिलियन केसेस निकल कर आते हैं चाइल्डहुड डायरियल डिजीज़ के, हर साल इतने केसेस निकल कर आते हैं। अब क्लिनिकल टाइप्स की बात करेंगे तो डायरिया में कई प्रकार के डायरिया देखने को मिलेंगे। एक तो एक्चुअल वाटरी डायरिया हो गया, जो कि कई घंटे से लेकर कई दिन तक हो सकता है। फिर एक्चुअल ब्लडी डायरिया हो गया, जिसको हम लोग डिसेंट्री के नाम से भी जानते हैं। फिर पर्सिस्टेंट डायरिया हो गया, ये 14 दिन या 14 दिन से ज़्यादा भी लंबे समय तक रह सकता है। क्वेश्चन ये है कि डायरिया के पीछे का मेन कारण क्या है। मेन कारण है आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में जैसे कॉलरा, टाइफाइड, ये सारी चीज़ें भी आप कह सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर जैसे अमीबा के बारे में भी हमने पढ़ा, तो ये सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से ये डायरिया हो सकता है। प्लस जो बच्चा है, जिस भी बच्चों की मृत्यु हुई है ज़्यादातर बच्चों की डायरिया की वजह से, उनमें एक चीज़ कॉमन थी, क्या? माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। बॉडी में अच्छी खासी ताकत जो होनी चाहिए वो भी नहीं थी उनके पास में। ठीक है, यानी कि अच्छा पोषण उनको मिला ही नहीं है, अच्छा खाना उनको मिला ही नहीं है, जिसकी वजह से डायरिया बॉडी में जाकर शरीर को और अंदर से मार देता है। समझ गए? तो ये यहाँ पर आप कह सकते हो। उसके अलावा बात आती है प्रिवेंशन की, तो डायरिया को कैसे रोक सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। पहले तो आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर करनी होगी। तो वैसे देखो सभी को पीना भी चाहिए, एटलीस्ट 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर डेली बेसिस पर इनटेक हर एक किसी का रहना चाहिए। मैं अगर खुद का पर्सनली बताऊं तो मेरा इससे भी ऊपर चले जाता है। तो वाटर इनटेक अगर अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी हाइड्रेशन मांगती है हमेशा। ठीक है, बहुत तेज प्यास लग रही है, आप थोड़ा सा भी पानी पी लेते हो ना, तो आपका ब्रेन जो है वो वापस से रिचार्ज होना स्टार्ट होता है। तो ड्रिंकिंग वाटर एक अच्छा चीज़ है।
मतलब हर एक बीमारी से बचने के लिए, अपने बॉडी के अंदर में जो जो टॉक्सिन्स हैं उसको रिमूव करने के लिए, उनको रिलीज़ करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर एक बढ़िया चीज़ है। पहली चीज़, डायरिया में भी यहाँ पे डायरिया को रोकने के लिए हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर करनी होगी। उसके अलावा सैनिटेशन, साफ़ सफाई को और इम्प्रूव करना होगा, हाथ धोना होगा, हाथ धोकर यहाँ पर अपना खाना वगैरह खाओ, है ना। गंदगी से प्रॉपर बचना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर एक अच्छा खाना, एक अच्छा हाइजीन को मेंटेन करना होगा। हेल्थ एजुकेशन के बारे में यहाँ पर थोड़ा प्रॉपर फोकस करना होगा। रोटा वायरस वैक्सीनेशन का यूज़ किया जा सकता है। बाकी ये तो मैंने आपको बताया तरीके कि कैसे रोक सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इसका उपाय क्या हो सकता है, तो रिहाइड्रेशन करने के लिए, क्योंकि बॉडी में आपका डिहाइड्रेशन हो चुका है, यानी कि पानी की कमी हो चुकी है, तो उसकी भरपाई करने के लिए ORS लिया जा सकता है। ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तो ORS क्या है, ये बेसिकली हमारा क्लीन वाटर, सॉल्ट और शुगर का मिक्सचर है, जो कि यहाँ पर ट्रीट कर सकता है। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है, जो भी हमारा वाटर इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हुआ है उसको यहाँ पर पूरा करेगा। या फिर जो जिंक होता है, जिंक का सप्लीमेंटेशन किया जा सकता है, जिंक के सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं या डायरिया को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए। या फिर जो न्यूट्रिएंट रिच फूड्स होते हैं, अच्छे फूड का आपको यूज़ करना है ना। अच्छा खाना खाना है, एक अच्छा न्यूट्रिएंट रिच फूड हो जिसमें यहाँ पे अच्छे कार्ब्स हों प्लस विटामिन्स हों, अच्छे उसके बाद में प्रोटीन का सोर्स भी हो, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पर कंज्यूम किया जा सकता है। बाकी डायरिया को कंट्रोल करने के लिए कई सारे अलग अलग जो इनिशिएटिव्स हैं वो स्टार्ट करे गए, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे, एक था इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट करके, फिर दूसरा यहाँ पर आप देख पाओगे इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ निमोनिया एंड डायरिया। इस प्रकार के कई सारे इनिशिएटिव्स जो हैं हमने स्टार्ट करें हैं 2014 के बाद से, डायरिया और इससे रिलेटेड कई सारी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ आएंगे फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन पेज के ऊपर में। तो FA के ऊपर 2 आर्टिकल आपको यहाँ पे नजर आएंगे। सबसे पहला जो आर्टिकल आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पे बात की जा रही है कि जो अभी 28% GST लगाने की बात की है ऑनलाइन गेम के ऊपर में। मैंने आपको पढ़ाया भी था, याद होगा उस समय पर मैंने आपको GST काउंसिल, बाकी और सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर किसके ऊपर GST लग रही है, किसके ऊपर छूट दी रही है, वो सब मैंने आपको पढ़ाया था, याद आ रहा होगा। तो ऑनलाइन जो गेम्स होते हैं हमारे, उनके ऊपर GST लगाई गई 28% की। अब इसकी वजह से क्या जो हमारी गेमिंग इंडस्ट्री है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा? तो बिल्कुल यहाँ पर बोला गया है आर्टिकल के अंदर में, जो हमारे राइटर हैं वरुण कृष्णन जी, इन्होंने मेंशन किया है कि हाँ बिल्कुल एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हमारी गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और जो टैक्सेशन है, ये टैक्सेशन सबसे ज़्यादा लेवल का 28% का टैक्स लगाया गया है। इसमें से कुछ अमाउंट सीधा सीधा यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत बुरा असर डालेगा हमारी गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर। अच्छा, इन्होंने कुछ डेटा का यूज़ किया था, मुझे वो डेटा मिल नहीं रहा है। हाँ, मिल गया डेटा। देखो राइटर ने क्या बताया, इन्होंने बोला है कि देखो अप्रैल 2023 के अंदर में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और वो रिपोर्ट डेलॉइट और फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट ने मिलकर पब्लिश की थी। उस रिपोर्ट में ये देखने को मिला कि साल 2022 में जो हमारी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से ग्रो की। उस इंडस्ट्री में 31% की ग्रोथ देखने को मिली, 31% की, 6,800 करोड़, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। 6,800 करोड़ रुपए का ग्रोथ हुआ था 2022 में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का। और इसी रिपोर्ट के अंदर बताया गया, ये 2022 का डेटा है और इस हिसाब से हम अगर चलते रहे आगे तो 2027 तक, 2027 तक जो हमारी गेमिंग इंडस्ट्री है वो 25,240 करोड़ की हो जाएगी, 25,240 करोड़ की। तो इस रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकॉनमी में इस ऑनलाइन गेमिंग का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। अब कंट्रीब्यूशन इन द सेंस, ये तो कंट्रीब्यूशन हो ही रहा है, उसके अलावा बाहर से FDI भी आ रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर में। ऑनलाइन इंडस्ट्री में 2022 में जो है 15,000 करोड़ रुपए का बाहर से इन्वेस्टमेंट आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया। 2027 तक यहाँ पर एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 25,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आ सकता है, 25,000 करोड़ तक का। तो इंडस्ट्री अपने आप में ह्यूज है। इसके ऊपर इस प्रकार से यहाँ पर टैक्स को लगाना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि टैक्स लगाई जाएगी, उसके बाद कई सारे जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है वो बंद होने वाले हैं, क्योंकि उनका रेवेन्यू डाउन हो जाएगा। कुछ यहाँ पे उन्होंने पैसा एज अ टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, रेवेन्यू डाउन होगा उनका। रेवेन्यू डाउन होकर जो हमारे लोअर प्लेटफॉर्म्स हैं, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बंद हो जाएंगे। और बंद होने के बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई थी, इस सेक्टर के अंदर में रोज़गार मिला हुआ था, वो रोज़गार भी छिन जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की जा रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक तरफ ना लोग कह रहे हैं कि सही किया, ये टैक्स लगा दे इसके ऊपर, अब थोड़ा सा कंट्रोल तो होगा, ठीक है, अब थोड़ा बहुत गेमिंग का रेवेन्यू डाउन होगा, गेमिंग थोड़ा कंट्रोल तो होगा, बंद तो होगा। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने इन चीज़ों को बांटा नहीं।
ये जो गेम है ऑनलाइन गेम, यहाँ पर आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। दूसरी तरफ लोग सोच रहे हैं गेम जो है गैम्बलिंग है, जुआबाजी है, सट्टाबाजी है, वो चीज़ अलग है। गैम्बलिंग में आपका लॉटरी, गैम्बलिंग, ये बाकी सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग के अंदर में आपको एक पर्सन को स्किल चाहिए होती है। अगर उसके पास में एक स्किल है अच्छी, तो वो उस स्किल का यूज़ करके गेम को प्ले कर सकता है, जो कि बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर जो राइटर उनका कहना यह है कि अगर जो लोग सोच रहे हैं कि सही हुआ इसको गैम्बलिंग के साथ में लिंक कर रहे हैं ऑनलाइन गेम को, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन गेम अलग है, ऑनलाइन गेम में स्किल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जबकि गैम्बलिंग और लॉटरीज वगैरह वो कॉन्सेप्ट दूसरा है, वो अलग है। हाँ, उसके ऊपर आप टैक्सेशन लगा सकते हो, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर नहीं लगाना चाहिए था। इससे सीधा इकॉनमी के ऊपर असर पड़ेगा, प्लस इस इंडस्ट्री के ऊपर भी असर पड़ेगा। समझ गए क्या था? अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में बोला जा रहा है व्हाई इज़ देयर अ कंट्रोवर्सी ऑन द फॉरेस्ट बिल। देखो, अभी रिसेंटली एक फॉरेस्ट बिल लेकर आया गया, मैंने पढ़ाया भी था, फ्रंट पेज पर आर्टिकल आया था, डिटेल से याद आ रहा होगा आपको। उस बिल का नाम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। तो ये जो बिल आया, इसको लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं। अब वो प्रॉब्लम्स क्या उठ रही हैं लोगों के अंदर में, वो हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। क्या ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, क्या है इस बिल के अंदर, हर एक चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले इस बिल का नाम ध्यान से सुनो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। फॉरेस्ट कंजर्वेशन यानी हमारे जो जंगल हैं उनके बचाव के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ये जो बिल है इसको लाया गया है। सिंपल चीज़। अब ये जो बिल है अभी आया नहीं है। जो हमारा पार्लियामेंट के अंदर में मॉनसून सेशन स्टार्ट होगा 20 जुलाई से, आज तो 16 जुलाई है, 4 दिन बाद यहाँ पर ये सेशन स्टार्ट होगा, 4 दिन बाद पार्लियामेंट के अंदर में ये बिल प्रेजेंट होता हुआ नजर आएगा। तो वापस से आर्टिकल डिस्कस होंगे 4 दिन बाद, ध्यान रखना, ये वापस से न्यूज़ में आने वाले हैं, तो अभी ध्यान से सुनना इसके बारे में। तो सरकार ने इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट 2023 बिल को यहाँ पर प्रपोज किया, इंट्रोड्यूस किया लोकसभा के अंदर में। बाकी अभी यहाँ पर मॉनसून सेशन स्टार्ट होते ही वापस से इसको प्रेजेंट किया जाएगा। अब जब ये बिल आया है तो इसके नाम क्या क्या लगाए, अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, बदलाव करना, चेंजेस करना, संशोधन करना। ये 2023 का बिल है, क्योंकि 2023 में इसमें चेंजेस करे जा रहे हैं। अब चेंजेस किस में करे जा रहे हैं, कोई पुराना कानून था क्या? हाँ, पुराना वाला 1980 का कानून था। यानी हमारे पास में फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो एक्ट है वो 1980 वाला था। यह 1980 का कानून बताता है कि किस प्रकार से जंगलों की सुरक्षा करनी है। तो इसी 1980 वाले कानून में अमेंडमेंट करके, बदलाव करके 2023 में एक नया बिल लेकर आया गया। और ये बिल अगर पास हो जाता है तो ये सीधा एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 बन जाएगा वो। समझ गए? तो 1980 यानी पुराने वाले बिल के अंदर में कुछ चेंजेस यहाँ पर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो चुकी हैं। अब क्या चेंजेस किए जा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूँ। देश की आज़ादी के बाद जैसे हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद होता है, जंगल का बहुत सारा जो ज़मीन है ना, उनको यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर में लेकर आए, जिससे उन जंगलों की सुरक्षा की जा सके, पेड़ की कटाई को रोका जा सके। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कई सारे जंगल वाले एरिया उस सेक्शन से बाहर रह गए थे, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाई थी। और कुछ एरिया ऐसे जहाँ पर इतना जंगल नहीं था, लेकिन उनको भी जंगल वाले एरिया में ले आया गया, फॉरेस्ट लैंड में ऐड कर दिया गया। फिर जब कहानी ऐसी बढ़ती चली गई तो 1996 में 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हमारे देश में पेड़ की कटाई को सस्पेंड कर दिया कि पेड़ की कटाई अब नहीं होगी। और रूल करते हुए यहाँ पर ये बोला कि जो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 वाला, पुराना वाला जो ये एक्ट है, ये एक्ट अप्लाई होगा सभी ज़मीनों के ऊपर। जो सारी ज़मीनें हैं जहाँ पर खासकर जो जंगल हैं, या फिर यहाँ पे कोई ऐसा एरिया है जो कि जंगल वर्ड को फुलफिल कर रहा है, तो उस एरिया में पेड़ की कटाई को रोका जाएगा। इस प्रकार का जजमेंट 1996 में सुप्रीम कोर्ट की साइड से आया। अब क्या होता है, पिछले साल की बात है, जून 2022 में सरकार ने इसी वाले कानूनों के अंदर कुछ चेंजेस करने की शुरुआत की कि अब हम इसमें चेंजेस करेंगे। और उस चेंजेस की वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत कह सकते हो हड़बड़ी मची पड़ी है। और वो चेंजेस क्या थे, वो चेंजेस हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, ये जो 1980 का एक्ट है, इसमें सबसे पहला चेंज होगा, इस कानून में सीधा एक प्रीएम्बल ऐड किया जाएगा। एक प्रीएम्बल ऐड किया जाएगा, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी फॉरेस्ट को बचाने के लिए, उसके बायोडाइवर्सिटी, उसका इंपॉर्टेंट यूज़, कैसे यहाँ पर जंगल क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद कर सकते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की जाएंगी। दूसरा यहाँ पे जो चेंज किया जाएगा कि जो एक्टिविटीज़ हैं, कुछ प्रकार की जो कार्य हैं फॉरेस्ट के अंदर में, उसके ऊपर रोक लगाई जाएगी। तो इस एक्ट ने क्या बोला कि जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, ठीक है, जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, फॉरेस्ट लैंड हैं, यहाँ पे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे जाएंगी। जैसे कुछ अगर प्रोजेक्ट वगैरह लगना है तो प्रोजेक्ट वगैरह लगेगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले अप्रूवल चाहिए होगा।
सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर एक सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली है। केंद्र सरकार के हाथ में काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, आप ऐसे कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं लगा सकते हो, आपने नॉन फॉरेस्ट पर्पस प्रोजेक्ट लगाना है। ठीक है, अगर नॉन फॉरेस्ट पर्पस प्रोजेक्ट लगाना है, जैसे कि यहाँ पर हॉर्टिकल्चर की फसल की आपने फसल लगाना है या कोई दूसरा काम करना है, दूसरा और पर्पस से यहाँ पर कोई काम करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपने सरकार का अप्रूवल लेना होगा। सरकार के अप्रूवल से सारा काम चलेगा। प्लस इस बिल ने यहाँ पर कुछ और एक्टिविटीज़ को ऐड कर दिया इस लिस्ट में, जैसे हमारी जू हो गई, सफारी हो गई, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये सब को, ये सारी पावर, मतलब ये इन सारी जूज और सफारी की इसकी पावर सरकार के पास में आ गई, सरकार या फिर कोई और ऐसी अथॉरिटी। फिर इको टूरिज्म फैसिलिटीज़ हो गया, सिल्वी कल्चरल ऑपरेशन यानी कि फॉरेस्ट ग्रोथ को और मजबूत करने का ऑपरेशन चलाना, या कोई और दूसरे यहाँ पर पर्पज़ हो गया, वो सब कुछ यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आया। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर स्पेसिफाई करेगा, केंद्र सरकार के अंडर में आएगा मामला, केंद्र सरकार से अप्रूवल लेना होगा। केंद्र सरकार पूरी तरह से जंगलों को कंट्रोल करने का काम करेगा, उनको मेंटेन करने का काम करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सारी की सारी जो बात है वो रखी गई। प्लस इस बिल ने और भी चीज़ें प्रोवाइड की। इस बिल ने यहाँ पर बोला 2 प्रकार के लैंड यहाँ पर इस एक्ट के अंदर में होंगे। एक तो वो लैंड जो कि आप कह सकते हो एक जंगल की तरह नोटिफाई कर दिए गए हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत, जो हमारा जंगलों को लेकर एक्ट है 1927 का, उसके अंदर अगर कोई जंगल घोषित किया गया है तो एक तो जंगल वो वाले हो गए, वो लैंड हो गया, इस बिल के अंदर भी कवर किया जाएगा। दूसरा जो लैंड है, ठीक है, जो लैंड यहाँ पर अब पहली कैटेगरी में कवर नहीं हुए हैं, लेकिन वो भी कह सकते हो एक फॉरेस्ट की तरह, एक जंगल की तरह घोषित कर दिए गए हैं 25 अक्टूबर 1980 को। 25 अक्टूबर 1980 या इसके बाद सरकारी रिकॉर्ड्स में वो ज़मीन भी अगर जंगल वाली कैटेगरी में आती है तो बिल जो है, ये बिल उन सभी एरियाज़ को कवर करेगा और उन जंगलों को प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। उसके बाद ये जो एक्ट है, ये एक्ट एक चीज़ पर अप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखना। अब यहीं से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, क्या किस चीज़ पर अप्लाई नहीं होगा? इसमें बोला जा रहा है कि 12 दिसंबर 1996 ये तारीख और इससे पहले का जितना भी समय होगा, उन समय में अगर कोई जंगल चेंज हो चुका है, अगर कोई जंगल था, कोई फॉरेस्ट था, उसको यहाँ पर चेंज कर दिया गया नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए, तो अगर कुछ चेंज हो चुका है तो उसके ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होगा। 12 दिसंबर 1996 और इससे पहले के अगर जो भी जंगल है वो अगर चेंज हो चुके हैं नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, तो वहाँ पर ये कानून अप्लाई नहीं होगा, बाकी सब पर अप्लाई होगा। समझ गए? अब यहाँ पर जो भी डायरेक्शन होगी, जो भी सब कुछ अप्रूवल देने की पावर होगी, वो हमारी केंद्र सरकार के पास में होगी। इस बिल में ये बोला गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक मेन चीज़ होने वाली है, वही यहाँ पर मेनली क्या करेंगे, डायरेक्शंस को इशू करने का काम करेंगे, इस एक्ट को लागू करने का काम करेंगे, है ना। मेन काम यहाँ पर उनका होने वाला है। प्लस यहाँ पर कुछ एग्जाम्पशंस की बात की गई है, छूट की भी बात की गई है, कुछ छूट भी दी गई है। क्या? ठीक है, सभी जंगलों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, लेकिन मान लो कोई जंगल है जो कि हमारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, फॉर एग्जांपल राजस्थान है, राजस्थान के पीछे पाकिस्तान है। अब यहाँ पर ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, इससे 100 किलोमीटर की दूरी पर मान लो कोई जंगल है, तो वहाँ पर आप कह सकते हो प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस और नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। जो प्रोजेक्ट्स है वो लगाए जा सकते हैं, ठीक है, हमारे देश की सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ये यहाँ पर बताया गया। उसके बाद जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है 10 हेक्टेयर की ज़मीन तक पर, तो उस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको भी यहाँ पर अलाउ किया गया है, और वो भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेसिफिकेशन के बाद ही यहाँ पर अलाउ की जाएगी। इस प्रकार का अमेंडमेंट ऐड किया गया, ठीक है, संशोधन में इस प्रकार की चीज़ों को अलाउ किया गया, इनको छूट दी गई। अब यहीं पर ना क्या होता है, इस वाले कानून में कुछ दिक्कतें बताई जा रही हैं, कुछ इशूज़ बताए जा रहे हैं। वो इशूज़ क्या हैं? बोला जा रहा है कि इस अमेंडमेंट के साथ में जितने भी हमारे फॉरेस्ट लैंड्स हैं, जितनी भी हमारी जंगल की ज़मीनें आपको देखने को मिल जाएंगी जो रिजर्व्ड एरिया में नहीं है, जो रिजर्व्ड एरिया में नहीं आती हैं, लेकिन वो हमारे सरकारी रिकॉर्ड्स में 1980 से पहले हैं, उनके ऊपर यहाँ पर ये जो एक्ट है वो नहीं लागू हो रहा है, वो इस एक्ट के अंदर में ज़मीनें नहीं आ रही हैं। ठीक है, जिनको रिजर्व्ड एरिया घोषित नहीं किया लेकिन वो सरकारी रिकॉर्ड में हैं, लेकिन उनके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं हो पा रहा है, जबकि उनको एक्ट उसके ऊपर भी एक्ट लागू होना चाहिए था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन था 1996 का कि हम इंश्योर करेंगे जो फॉरेस्ट हैं, है ना, जो भी सरकारी रिकॉर्ड्स के अंदर फॉरेस्ट के बारे में मेंशन किया गया है, उन फॉरेस्ट के डिफॉरेस्टेशन से बचाया जाए, पेड़ की कटाई से बचाया जाए। इस प्रकार का जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का 1996 का था। लेकिन हमारे जो क्रिटिक्स हैं उनका वो आर्ग्यू करते हैं और ये बोलते हैं यहाँ पे कुछ टर्म्स का यूज़ किया गया इस बिल के अंदर में, जैसे प्रोपोज्ड, इको टूरिज्म फैसिलिटी, दूसरा पर्पज़, ये जो अलग पर्पज़ के लिए, इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। ऐसे यहाँ पर कुछ जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं ना, इसकी वजह से जो फॉरेस्ट इनको ज़्यादा डैमेज हो सकता है, इन सब टर्म्स का मिसयूज़ किया जा सकता है ताकि फॉरेस्ट को और डैमेज किया जा सके।
समझ गए। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल क्या है, मैंने आपको पूरा का पूरा जो ये मुद्दा है वही समझा दिया है। आगे आते हैं, देन आएंगे बिजनेस सेक्शन के ऊपर, देखेंगे हमारे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। ये आर्टिकल इकलौता आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, बिजनेस पेज पर बात करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। तो बोला जा रहा है इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो काफ़ी तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ नज़र आया है, पिटता हुआ नज़र आया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारा डाउन होता हुआ नज़र आया है। वो कैसे, इसको समझाते हैं। जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है, हमारा कपड़ों का जो एक्सपोर्ट है, ये जून के महीने में बहुत तेज़ी से घटता हुआ नज़र आया। अब ये क्या हुआ, देखो 2022 में जून के महीने में जो हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया गया था, जो हमने इन कपड़ों को एक्सपोर्ट किया था, वो 1736 मिलियन यूएस डॉलर्स का किया था। जबकि 2023 के जून में, अभी जो 2023 का जून निकला है, इस वाले महीने में हमारा एक्सपोर्ट केवल और केवल 1624 मिलियन डॉलर्स का हुआ है। तो पिछले साल के कंपैरिजन में भी अब की बार हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट घटा है, कम हुआ है। 11% की गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जून के महीने में। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। बाकी जो हमारे जैसे जूट के प्रोडक्ट्स हैं, कारपेट्स वगैरह हैं, इनमें थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिली है। अदरवाइज मेन जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा पिटता हुआ नज़र आया है। उसके अलावा ये मैंने आपको डेटा ऑलरेडी बता दिया कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है रीज़न क्या है, क्यों यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इतनी बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम नज़र आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है यूएस और यूरोपियन यूनियन। यूएस हो गया और यूरोपियन यूनियन में आपके टोटल 27 नेशंस हो गए, 27 कंट्रीज़ आ गए। तो 27 कंट्रीज़ वो यूएस ही है, तो टोटल 28 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं। अब क्या हुआ कि इन यूएस और यूरोपियन यूनियन इन सभी जगह पर एक स्लो डाउन चल रहा है। स्लो डाउन चलने का जो मतलब स्लो डाउन चल रहा है ना, उसकी वजह से यहाँ पे जो डिमांड वगैरह है वो पूरी तरह से अफेक्ट हो चुकी है। डिमांड वगैरह इतनी है नहीं, ना क्लॉथिंग की डिमांड है ना किसी चीज़ की डिमांड है। तो इनकी इकॉनमी डाउन हुई, डिमांड डाउन हुई और उसकी वजह से यहाँ पर सीधा इन्होंने एक्सपोर्ट करना ही बंद कर दिया। ऑब्वियसली बात है, डिमांड वहाँ पर है नहीं तो क्यों परचेस करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो थम गया, एक्सपोर्ट अब की बार डिक्लाइन हो गया और एक्सपोर्ट इतना कम हो गया कि जो छोटी छोटी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रीज़ है वो क्या कर रही हैं, उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया टेक्सटाइल का, कि हम प्रोडक्शन करेंगे नहीं अब कपड़ों का, क्योंकि हमें घाटा हो रहा है, हम सामान बना के रख देना, एक्सपोर्ट हो ही नहीं पा रहा है इसका। तो इसको यहाँ पर लॉस होते हुए जो इंडस्ट्रीज़ है वो कहीं ना कहीं बंद कर रही है प्रोडक्शन को कुछ समय के लिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। समझ गए। तो ये मैंने आपको बताया टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट्स में कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो क्या है और कहाँ पर आज के समय पर स्टैंड करती है। टेक्सटाइल और जो गारमेंट्स इंडस्ट्री है इंडिया की, वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर के अंदर में आता है। यहाँ पर बहुत सारे जो लेबर्स हैं, इवन बताया जाता है कि 45 मिलियन पीपल इंडिया में आज के समय में इस टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है, उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर में ही आप देख पाओगे काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर कह सकते हो हमारी भारत की इकॉनमी का एक सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरी में आता है। हमारे सेक्टर को दो सेगमेंट्स में बांटा गया है, एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा है ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा छोटे स्केल पर चल रहा है, वहाँ पर कुछ पुराने ज़माने की मशीनें यूज़ की जा रही हैं, पुराने मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं, हाथ से बुनाई कढ़ाई की जा रही है, हैंडीक्राफ्ट्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो वो वाला सेक्टर भी इंडिया में है। दूसरा ऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पे कुछ मॉडर्नाइज्ड मशीनरी का यूज़ किया जा रहा है, नई नई मशीनरी नई टेक्निक्स का यूज़ किया जा रहा है, नई नई मशीन आ चुके हैं जिससे कढ़ाई बुनाई लगातार चल रही है, सारा काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो हमारा पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर है। दो सेगमेंट्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है इस पूरे के पूरे हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को। अब इस टेक्सटाइल सेक्टर का इंपॉर्टेंस भारत के लिए क्या है? भारत के लिए इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि देखो हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है, हमारी जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके अंदर 2.3% का कंट्रीब्यूशन इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के माध्यम से निकल कर आता है। ठीक है, भारत की अर्निंग बहुत सारी होती है, 21% से ज़्यादा लोगों को जो रोज़गार मिला हुआ है वो इसी सेक्टर में मिला हुआ है। इंडिया छठा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टेक्निकल टेक्सटाइल्स का। दुनिया भर में हम बहुत बड़ा जो शेयर है वो आज के समय पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कॉटन हो गया, जूट हो गया, दुनिया में इसके सबसे बड़े प्रोड्यूसर हम हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप कह सकते हो इन हर एक पर्सपेक्टिव में आज के समय में कपड़े का यूज़ कौन सी इंडस्ट्री में नहीं हो रहा, सब जगह हो रहा है। ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, पर्सनल प्रोटेक्शन, इन सब जगह पर जो यहाँ पर फैब्रिक्स का यूज़ हो रहा है वो हमारी टेक्निकल टेक्सटाइल्स कहलाती हैं। वहाँ पर भी इंडिया तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इंडिया आज के समय पर जो सिल्क है, सिल्क के मामले में भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया भर में। 95% दुनिया का जो हाथ से बुनाई का फैब्रिक निकल कर आता है वो इंडिया से निकल कर आता है।
लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो काफ़ी सारी चुनौतियाँ फेस कर रहा है, चैलेंजेस फेस कर रहा है। नंबर 1 चैलेंज, हाईली फ्रैगमेंटेड, यानी कि जो भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू ज़्यादा डोमिनेट की जा रही हैं। यहाँ पर ज़्यादा एडवांस जो टेक्नोलॉजीज़ है वो अभी इंट्रोड्यूस नहीं हो पाई हैं, है ना। अभी भी यहाँ पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ आपको देखने को मिल पाएंगी, छोटी और मोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि बेसिकली यहाँ पर अभी भी काम कर रही हैं पुराने ज़माने के तरीके से, पुराने टूल्स के साथ में। तो पहली प्रॉब्लम ये है, वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, इंडिया में अभी भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आउटडेटेड मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी, एक ज़माने से ज़्यादा पुरानी टेक्नोलॉजीज़ आज भी यूज़ की जा रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बार फेलियर्स हो जाता है। भाई इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है मार्केट के अंदर में, आपको भी समय के साथ में अपडेट होना पड़ेगा अगर सबको टक्कर देनी है तो। अगर वो दूसरी इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन कर रही है, अपने सामान को बेच रही है, प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा रही है, तो उसके पीछे का रीज़न है उसने अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ किया है, नई मशीनरीज़ का यूज़ किया है। लेकिन जब दूसरी इंडस्ट्री जो जहाँ पर पुरानी मशीनरीज़ का यूज़ हो रहा है वो अगर अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी तो वो बाकी नई वाली जो इंडस्ट्री है उसको टक्कर नहीं दे पाएगी। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो प्रॉब्लम फेस की गई है पिछले कुछ समय पर, जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा थमता हुआ नज़र आया है। पिछले 6 सालों से हमारा टेक्सटाइल सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आया है, और एक्सपोर्ट कम हुआ है, इंडस्ट्री इतनी ग्रो नहीं कर रही है, इस वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर्स हमारे बाहर के निवेशक हैं वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आज के समय पर कर नहीं रहे हैं हमारी इस टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर में। समझ गए? तो ये था यहाँ पर कंप्लीट हमारा आर्टिकल। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लंबा क्या हो गया है, 1 घंटे का हमारा कॉमन वीडियो रहता है, तो आज भी उतना ही था। बाकी दोस्तों आपको पता है संडे में न्यूज़पेपर थोड़ा लेट आता है, 5:30-6 बज जाते हैं। अब 5:30-6 बज गए तो इस वजह से वीडियो थोड़ा 9:30 बजे तक आया है। बाकी दिन पर न्यूज़पेपर जल्दी आ जाता है, तो आपका कल से वीडियो जल्दी आया करेगा, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नाउ आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 2020 का, ये यूपीएससी PYQ क्वेश्चन में ये था, फंडामेंटल राइट्स के अलावा हमारे भारतीय संविधान में कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो कि हमारे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को, इसका जो खासकर कह सकते हो इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इसका जो सिद्धांत हैं, इसका जो प्रावधान है उसको दर्शाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मतलब 1, 2 एंड 3 तीनों ही चीज़ें हमारे संविधान का प्रियम्बल भी है, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ तीनों ही चीज़ें जो कि ह्यूमन राइट्स के बारे में, मानव अधिकार के बारे में बात करते हैं। बाकी दोस्तों आपको पता होगा कल मैंने बोला था कि आज से आपका इंडियन एक्सप्रेस का मॉर्निंग का 5 AM वाला वीडियो आएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आज संडे है, ठीक है, क्योंकि आपका संडे में 5 AM वाला वीडियो नहीं आता है ना। तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कल के दिन का यानी आज का दिन वाला जो हमारा PDF है इंडियन एक्सप्रेस का, वो भी टेलीग्राम पर सेंड कर दिया, उसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी कल से आपको ये मिलेगा टाइम पर, कल से आपको दोनों वीडियोज़ आपके 5 AM वाला प्लस 8 से 8:30 के बीच में ये वाला वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।